दूसरे चरण के संग्राम के बीच गजवाए हिंद की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है, जिक्र हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज 18। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 55 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है, उधर उत्तराखंड में 70 सीटों पर मतदान जारी है। दूसरे चरण के रण के बीच गजवाए हिंद के मुद्दे पर गर्मा गर्मी बढ़ गई है। न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की सियासत सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बड़ा असर देखने को मिल रहा है। योगी का कहना है, कयामत तक गजवाए हिंद का सपना साकार नहीं होगा। देश का संविधान है और संविधान से ही देश चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और ये चुनाव 80-20 का है। डिबेट पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। 80 बनाम 20 की तरफ चुनाव जा चुका है। सपा बसपा कांग्रेस हताशा और निराशा पहले ही चरण में उनके मन में छा चुका है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, अब कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने जहां कई मुद्दों पर विरोधियों को घेरा, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे ने ठंडा। और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इधर कांग्रेस ने सीएम योगी के गजवाए हिंद वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में हार के डर से हताश निराश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी अब गजवाए हिंद, मजहब, उन्माद जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक करने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी विफलताओं पर होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके कहने से और आपके बयानों से सांप्रदायिक नहीं होगा। ना आप सांप्रदायिक कर पाएंगे, ना ओवैसी आपके जो साथी हैं वो सांप्रदायिक कर पाएंगे। और अब जो दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, दरअसल यहां पर 15 सीट्स ऐसी हैं, 15 ऐसी जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। 40 सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी दूसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ गई। और इस वक्त राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। दानिश कुरैशी, समाजवादी माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। फाजिल अहमद साहब है, मुस्लिम स्कॉलर। और मनोज रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास जो बात एक बुर्के को लेकर, संस्थाओं में ड्रेस कोड के लेकर उठी थी, वो गजवाए हिंद तक पहुंच गई। और आरोप विपक्ष आप पर लगा रहे हैं सभी राजनीतिक दल कि आप सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेनका जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस देश में भारत के संविधान से नहीं बल्कि शरीयत से देश को चलाना चाहते हैं। उनको आपत्ति होती है जब सुप्रीम कोर्ट साहबानों के प्रकरण में अपना फैसला सुनाता है तो कैसे कट्टरपंथी मौलाना देश की सरकार पर दबाव बनाते हैं, और कांग्रेस पार्टी कठमुल्लों के दबाव में झुक करके साहबानों के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस लेकर के संसद से कानून पारित कर देने का काम करते हैं। लंबे समय तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसे ही समाज का पट्टाधार करने का काम किया है। लेकिन आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने नारी गरिमा, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए
हमने 3 तलाक का उन्मूलन करने का काम किया, बिना महरम के हमने हज जाने की अनुमति देने का काम किया है। हम मानते हैं जो बात महात्मा गांधी जी ने अपने पटना प्रवास के समय कही थी कि किसी भी महिला को पर्दा प्रथा से दूर रखना चाहिए, वो महिलाएं हिंदुओं की हो या वो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हो, किसी भी महिला को कैद में रखना, उनको बाधित करना, उनको पर्दे में रखना, ये नारी गरिमा से जुड़ा हुआ मसला है, नारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मसला है, नारी स्वावलंबन से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन न जाने क्यों बार बार लेकिन वो भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो वही कह रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, और अगर उनकी बच्चियां हिजाब में आकर पढ़ना चाहती हैं तो रोकने वाले कौन हो जाते हैं जो भगवा गमछा लेकर सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जब कोई आंदोलन कॉल किया जाता है, एक पक्ष यह आंदोलन करेगा कि हम नियमों को तोड़ करके, जब वहां स्कूलों में नियम बनाए गए हैं तो स्कूल के नियम का पालन सबको करना चाहिए। अगर कोई नियमों को तोड़ते हुए आंदोलन करेगा कि नहीं हम हिजाब पहन के ही आएंगे, तो निश्चित तौर पर किसी दूसरे को उस पर दानिश कुरैशी जी, अधिकार हो जाता है। दानिश कुरैशी जी, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दूसरे चरण में ज्यादातर सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्रुवीकरण होना जरूरी है, मजबूरी भी है। देखिए, मुझे लगता है कि बाबा बिल्कुल हताश है, और भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता बैठे हैं त्रिपाठी की, मुझे लगता है कि इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। दरअसल आप समझिए, एक तरफ तो वो कहते थे कि यूपी में राम राज है, अब राम राज का जब उनका नारा नहीं चला तो अब वो गजवा हिंद की बात करते हैं। इस दूसरी तरफ आप हिजाब की बात करते हैं, तो मैं आपको हिजाब में एक बात बता दूं कि इनके जो डीप रूट जो हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा विवाद था ये प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच में था क्या? प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच में था तो यूपी की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के चुनावी सियासत में इसे लेकर कौन आया? इसे लेकर कौन आया? इसे लेकर आने वाली तो कांग्रेस पार्टी है जिसकी तरफ से रिएक्ट किया गया। इसे लेकर आने वाली AIMIM है। ओवैसी साहब बार बार इस मसले को यूपी की राजनीति में उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिजाब का काउंटर भगवा गमछा या भगवा चोला कैसे हो गया, समझ में ये नहीं आया मुझे। ये प्रॉब्लम था स्टूडेंट का, कर्नाटक में हो रहा था ना जो हो रहा था। यूपी की राजनीति में ओवैसी साहब को कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि शेरनी बनने की जरूरत है? वो यहाँ के मतदाताओं को शेरनी बनने को कह रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत पड़ी? हर महिला को शेर नहीं होना चाहिए, फकर होना चाहिए, हर महिला को शेर नहीं बनना चाहिए। आपको क्या मतदाताओं को कहा जा रहा है कि शेरनी बनिए, मतदाताओं को कहा जा रहा है कि एक दिन हिजाबी PM। ये सब यूपी की राजनीति में जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। भगवे में अगर बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हिजाब में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कोई? किसने रोका है? किसने रोका है? लेकिन उस तरह की बयानबाजी भड़काने के लिए किसने रोका है? प्रोसेस फॉलो करने के बाद फाजिल अहमद साहब, मामला आ क्या? फाजिल अहमद साहब आपके पास भी आऊंगी। ये जो बयानबाजी हो रही है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, 55 सीट जिसमें 40 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम जो है बड़े फैक्टर है, 15 सीट उसमें ऐसी है जहां पर वो निर्णायक भूमिका में है। क्या यही वजह है कि इससे पहले ये मसला इतना उछला? वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनने देंगे, ये वही लोग हैं जो दलितों को चप्पल नहीं पहनने देते, जिनको घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने देते। किसने कहा? फाजिल साहब, आप सभी एक तरह से बातें, किसने कहा इस देश में? हमें बताइए कि किसने कहा कि हिजाब नहीं पहनने देंगे? अगर किसी स्कूल संस्थान में कोई नियम है, कोई ड्रेस कोड है, तो उसका पालन तो जरूरी है ना। वो स्कूल का मसला है, वो स्कूल का मसला है। ड्रेस कोड अगर किसी स्कूल में है, वो स्कूल का मसला है कि वो कैसे पालन करवाए ना करवाए। किसने कहा कि हिजाब नहीं पहनने देंगे? नहीं तो आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्कार्फ उसके है कि नहीं ड्रेस कोड में? जिस ड्रेस कोड में जो होगा वही पहनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वहां दूसरे बच्चे भी अलग अलग ड्रेस कोड के साथ अपने मनपसंद की चीजें पहनकर आ जाए। न्यायालय में है और न्यायालय का फैसला आने से पहले ये तरह तरह की भाषा बोलने लगे। ये न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? इंतजार कर रहे हैं। कौन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा? फाजिल साहब, कौन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा? भाजपा के लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोगों ने तो अब बयानबाजी शुरू की है। उससे पहले तो ओवैसी साहब चीख कर जहां जहां जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, वहां पर इस मसले को उठा रहे हैं। नहीं, अभी मामला न्यायालय में है तो न्यायालय में का इंतजार करना चाहिए इनको किसी भी बात को कहने से पहले। आप भी मान रहे हैं कि सभी को इंतजार करना चाहिए था। प्रियंका गांधी को भी ये ट्वीट करने से पहले कि कोई कुछ भी पहन सकता है, बिना सोचे समझे ये ट्वीट करने से पहले कि एक स्कूल संस्थान का मसला है, एक ऐसे मसले पर वो ट्वीट कर रही है जो अदालत में अभी लंबित है, उस पर वो रिएक्ट न करे, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कह दे। एक व्यक्ति से संविधान और देश नहीं चलता है, देश अपने संविधान से चलता है। और उसी संविधान की बात हो रही है, उसी संविधान की बात हो रही है।
उसी संविधान की बात हो रही है, संस्थान भी उसी संविधान का हिस्सा है, तो संस्थान के नियम कानून को भी तो पालन करना होगा। मनोज रघुवंशी जी आपके पास आती हूँ, मनोज रघुवंशी जी आपके पास आती हूँ। दूसरे चरण का मतदान 3 बजे तक का मतदान हो चुका है, जो होना है लगभग हो चुका है, आखिरी 2 घंटे का वक्त रह गया है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इतनी बयानबाजियां हुई इसका कोई असर देखने को मिलेगा? जी जी मेनका जी, अगर मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि मुझे 4 छोटी छोटी बातें कहने दीजिए जी। एक, 403 सीट यूपी, पिछली बार नरेंद्र मोदी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, कोई मुस्लिम बहुल्य सीट नहीं, कोई मुस्लिम प्रभाव किसी सीट के ऊपर नहीं, वो शान से 325 सीट लेके योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्लिम वोट से, 2014 2019 उन्हें कोई मुस्लिम वोट की कोई चिंता नहीं थी। अब हिजाब, 6 लड़कियां जो कि लड़कियों के स्कूल में क्लासरूम के अंदर हिजाब उतार के जाती थीं, एकाएक उनके दिमाग में, 6 लड़कियों के दिमाग में आ गया कि हमें लड़कियों के सामने भी क्लासरूम के अंदर हिजाब पहन के जाना है। ये शुरुआत किसने की? तीसरी बात, मुझे अब देखिए मेनका जी, मैं 4 छोटी बातें बहुत छोटे में बोल रहा हूँ, बहुत छोटे में बोल रहा हूँ, सबके समझ में आ जाएगी बात। तीसरी बात, मैं दुनिया का पहला पत्रकार हूं जिसने जून 89 में शूटिंग की थी कश्मीर में, जिसमें हमने अनाउंस किया था, इंडिया टुडे की न्यूज ट्रैक मैगजीन में जुलाई 89 की लीड स्टोरी थी कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। उससे पहले भी मैं कश्मीर गया था, तब भी कश्मीर गया था, लड़कियां बुर्का नहीं पहनती थी, कोई बड़ी मात्रा में नहीं पहनती थी, मदरसे में पहनती थी लेकिन आम लड़कियां नहीं पहनती थी। जिस होटल में मैं रुका था, अहदूस होटल, वहां पे सेल्स गर्ल थी, तवहीदा नाम था, मैंने उसका इंटरव्यू किया, बाकायदा कैमरा के ऊपर है। मैंने कहा भाई आप कह रही हैं कि वो लड़कियों को बुर्का पहनने को बोल रहे हैं, ठीक कहते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं बुर्का पहनती? आपने तो बुर्का नहीं पहना हुआ है। तो उनका वो तो अब कहते हैं ना, इसलिए अब मैंने उनसे पूछा, जो आतंकवादी बैठे थे AK-47 लेके बुर्का पहने, वो नकाब पहने हुए, कि भाई आप लोग क्या ज़बरदस्ती कर रहे हैं लड़कियों के साथ कि बुर्का पहनो? तो उनका, जो लड़की नहीं पहनेगी हम 10 दिन की डेडलाइन देंगे, जो नहीं पहनेगी हम गोली मार देंगे। तो क्या ये तालिबानी गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। ठीक तो है। मैंने कहा कि लड़कियों को आप गोली मार देंगे? तो एक लड़की थी, उसने कॉलेज की लड़की थी, वाकई ये सोचने की जरूरत है कि हम कहीं पीछे जा रहे हैं और तालिबानी सोच वो हावी तो नहीं हो रही है। जी मनोज जी, और वोटिंग हो रही है, 3 बजे तक का मतदान हो चुका है और इस पर निगाहें सबकी होंगी कि अभी तक जितना हिंदू मुस्लिम और 80-20 ये सारी चीजें हुई, तमाम चीजें हुई, क्या इसका कोई रिएक्शन वाकई आज के मतदान पर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इसका रिजल्ट, इसका नतीजा भी 10 मार्च को आ जाएगा। लेकिन अब तीसरे चरण के रण में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।